बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। OIC बहुत पीछे रह गया। सऊदी अरब और UAE इसको पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान ने और तुर्की ने। पाकिस्तान और तुर्की बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ चीन ने तारीखी छितरौल की है अमेरिका और इसराइल की। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ छितरौल के। जब आप सुनेंगे कि चीन ने क्या कुछ किया है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अमेरिका और इसराइल के साथ, तो आप भी इस बात को जानकर ये मानेंगे कि ये छितरौल ही है। अब देखिए, चीन लीड कर रहा था, चीन की सरबराही में ये सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये इजलास अपनी जगह बड़ा अहम था, लेकिन इसमें किस तरह से अमेरिका को बेइज्जत किया गया है वो आप सुनेंगे तो आप जरूर दाद देंगे, चीन को, पाकिस्तान और तुर्की को भी। इसके साथ साथ अब हुआ यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चला गया है इसराइल के खिलाफ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये केस लेकर चले गए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ कि इसराइल ने किस तरह से सहाफ़ती तंजीमों को, सहाफ़ियों को, उनकी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। अब इतना दबाव आया अमेरिका पर कि अगरचे अमेरिका पूरी तरह से साथ दे रहा है इसराइल का, इसमें कोई आपको ये धोखे में नहीं रहना चाहिए, लेकिन दबाव का देखें कि जनाब बयान ऐसा दिया जा रहा है जैसे हुए हुए हमने तो इसराइल की ऐसी तैसी कर दी। अमेरिका तो इसराइल के साथ अब बिल्कुल खड़ा नहीं है कि उनका वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा कह रहा है कि हमने जवाब तलब कर लिया इसराइल से। अमेरिका कह रहा है हमने इसराइल से जवाब तलब कर लिया है कि हमें कहा गया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इसलिए हमने अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस AP, जो कि अमेरिका का इदारा है, खबरसां एजेंसी का इदारा, AP का दफ्तर भी वहां था और 20 दफातर थे, उनको निशाना बनाया गया है। तो अमेरिका ने इसराइल से मांगा कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि यहां पर हमास का कोई काम हो रहा था, हमास यहां पर एक्टिव थी इन बिल्डिंग्स में, तो उस पर अभी तक हमारे साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हुई, हमें कोई सबूत सामने नहीं लाया गया। यानी अब अमेरिका कह रहा है कि इसराइल झूठा है, इसके पास कोई सबूत नहीं था, इसने जानबूझकर गलत तरीके से इन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। तो अब ये अमेरिका जैसे कह रहा है जी हम तो इसराइल के बिल्कुल उससे जवाब तलब कर ले हैं। जवाब आपने तलब करना होता तो आप मुश्तरका एलामिया आने देते सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे बढ़ गई है। जो बात मैंने शुरू में की मैं उस पर आता हूं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की जा चुके हैं और अब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के हमरा और दो और कौन से वज़ीर ख़ारजा होंगे जिसका ऐलान खुद शाह महमूद कुरैशी ने कर दिया है, फ़लस्तीन और सूडान। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा भी साथ जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर आई है कि बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिफिकेशन आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी बॉडी जो जनरल असम्बली है, जिसमें तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक, जिसमें सारी दुनिया ही तकरीबन शामिल है, उन सब का इजलास, हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है 20 तारीख को। और शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है कि अब जनरल असम्बली का जो इजलास है इसको वीटो नहीं किया जा सकता, यहां पर कोई वीटो की ताकत नहीं होती। मैं जल्दी से वीटो का आपको बता दूं कि वीटो जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेंट्रल बॉडी है, उसके यूं समझ लें कि जिस तरह मैं समझाने के लिए, इसकी कोई बात तो उस तरह नहीं बनती, लेकिन बहरहाल जिस तरह हुकूमत होती है तो उसमें काबीना होती है और फिर उसके नीचे कौमी असम्बली होती है। तो कौमी असम्बली आप अक़वाम मुत्तहिदा की कह लें जनरल असम्बली सारी है, और जो काबीना है जिसमें वजीर वगैरह होंगे तो उसमें आप अक़वाम मुत्तहिदा को कह लें कि उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और बाकी 10 चेंज होते रहते हैं, तो 15 कुल इसके मेंबर्स होते हैं। अब उसमें 5 मेंबर्स जो मुस्तकिल होते हैं उनमें से हर एक के पास एक ताकत होती है, इसको वीटो कहना कहते हैं। यानी अगर इन 5 में से कोई एक भी किसी भी करारदाद को, किसी भी यहां पर जो फैसला है उसको वीटो कर दे तो फैसला नहीं हो सकता। यानी 4 एक तरफ हैं और 5वां कुछ कह दे, या यूं कह लीजिए कि अब ये जिस तरह 14 एक तरफ थे, अब यहां 15 लोग थे तो उसमें 14 एक तरफ थे, सिर्फ अमेरिका जो है इसराइल के साथ खड़ा था, तो वो उसने एक तरह से वीटो का हक इस्तेमाल किया और मुश्तरका एलान नहीं आ सका। अच्छा, इसी पर जूते मारे गए हैं अमेरिका को, बाकायदा वहां पर जिस तरह के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो कुछ कहा जा सकता है जलील करके रख दिया गया है। अब इसकी तफसील पर आने से पहले मैं एक और चीज अर्ज कर दूं कि देखिए, इस बात को बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है इसराइल पर, और मेरी नज़र में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि वाकई अजाब से कम नहीं है। लेकिन अगर कोई समझे तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अगर कोई अल्लाह की निशानी को देखे। देखिए, इसराइल की तारीख के बदतरीन हादसे हो रहे हैं इसराइल में, ये खुद इसराइल मान रहा है। मिसाल के तौर पर अभी जिसको हादसा कहा जा रहा है, और मैं उसको अल्लाह का अजाब ही कहूँगा, कि इनके सिनेगॉग में, इबादत गाह में
जिसको कह रहे हैं हादसा, और वहां पर पूरा जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो गिर गया, और उसमें ये खुद मान रहे हैं कम से कम 2 लोग उसमें हलाक हो गए और 150 से ज्यादा, बल्कि कहीं 200 जख्मी हुए, 200 जख्मी, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई गई। ये मैं इसराइली मीडिया को कोट करते हुए आपको बता रहा हूं। और वहां पर भी उसी तरह जो इनकी इबादत में नाच गाना होता है, डांस वगैरह, वही हो रहा था इनका। तो उसी दौरान ये भी हादसा जिसको कहा जा रहा है हुआ है, और उसमें फिर हलाकतें भी हुई हैं और बहुत से लोग जख्मी, जिनमें कई की हालत नाजुक है। अच्छा, अभी चंद दिन पहले आप देखिए इसी तरह का एक और हादसा, वो भी एक मजहबी तकरीब थी जो साल में एक दफा होती है, वहां पर हुआ, और जिसमें कम से कम कोई 50 लोग मर गए। और वो तारीख का बदतरीन हादसा, खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का वजीर आजम है, उसने कहा कि बदतरीन हादसा है, तो वो हुआ था। अब ये अजाब है जब आप निहत्ते लोग, आप कहते हैं जी हमारे पास आयरन डोम है, एक डिफेंस सिस्टम है कि जब भी कोई रॉकेट फायर किए जाते हैं तो वो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो खुद से मिसाइल छोड़ता है, और वो जो रॉकेट आ रहे होते हैं उनसे जाकर टकराते हैं वो, और उनको फजा में तबाह कर देता है कि ज़मीन पर नुकसान ना हो। तो ये समझते हैं कि हम तो यहाँ पर अब खुदा बने बैठे हैं, हम तो बिल्कुल महफूज है, कुछ नहीं हो सकता। एक तो वो रॉकेट, उसके बावजूद कई रॉकेट्स जो हैं खुद इसराइल मान रहा है कि गिरे हैं और बड़ी उससे तबाही हुई है, लोग भी मरे हैं। साथ ही आप ये देखिए कि ये जो हादसा जिनको कहा जा रहे हो रहे हैं, ये क्या है, इनको किस तरह से आप रोकेंगे, आप इतना वो सिक्योरिटी अपनी बनाकर भी। दूसरा, अब इसराइल तन्हाई का शिकार हो रहा है पूरी दुनिया में। पहले आप देखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल के आप देखिए 14 एक तरफ और 1 अमेरिका एक तरफ आपको नजर आता है। इसी तरह से अब जब ये जनरल असेंबली का इजलास होगा, ये बुला लेना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साल में एक दफा होता है, फिर वबा की सूरत हाल है। अब ये हंगामी इजलास है, और इसमें सबसे आगे आगे कौन है? ओआईसी में आपने देखा सऊदी अरब, यूएई, इनका बड़ा अहम किरदार होता है। नहीं जनाब, ये पीछे रह गए। पाकिस्तान और तुर्की वो आगे निकल गए। इसीलिए ये मुसलसल कोशिश करते रहे, हत्ता कि शाह महमूद कुरैशी ने इस पर एक्टिव होकर कहा कि जी ओआईसी का इजलास तो हो गया, कोई एलामिया तो मुश्तरका आ जाए। वो नहीं आ रहा था, एक दिन गुजर गया, इतने पता नहीं ओआईसी कांप रही थी, क्या था वो मुश्तरका एलामिया आया, तुर्की को फोन किया गया। अब देखिए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने हर एक से बात की, मुख्तलिफ मालिक से बात की, पाकिस्तान एक्टिव हुआ, और ये इनकी एफर्ट से, तुर्की और पाकिस्तान की एफर्ट से आखिरकार, और चीन भी इसमें शामिल है, कि जनरल असम्बली का जिस तरह तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक हैं, आप 200 ममालिक कह लें इनको, तो वो सब अब बैठेंगे। और ये बड़ी अहम बात है कि मैंने जो बात दोहराई कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वीटो नहीं वहां हो सकता। अब जो वहां बातें होंगी सब खुलकर बात करेंगे। और ये जो 58 बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, अब तक 200 लोग शहीद कर दिए गए हैं, ये क्या सेल्फ डिफेंस है? ये क्या दिफा है? दिफा में आप अपने दिफा के लिए 58 बच्चे आप शहीद करते हैं? यानी ऐसे ही है कि मुझे कोई बच्चा जनाब तंग कर रहा हो, शरारत कर रहा हो, या मुझे लग रहा है कि यार वो मुझे मार रहा है, मुझे घूंसे मार रहा है, मुक्के मार रहा है, लाते मार रहा है, और मैं कहूँ कि ओए मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसके हाथ बाजू तोड़ दूंगा, मैंने ये दिफा में किया है। ये वही बात है कि जनाब वहां से हम पर रॉकेट फायर हो रहे थे, हमारे पास आयरन डोम भी है, हमारे पास सब है अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि हम यहाँ मिसाइल मारेंगे और जानबूझ के टारगेट करेंगे, और वो बच्चे शहीद हो रहे हैं। 58 बच्चे, 200 मुसलमान निहत्ते मासूम शहरी आपने शहीद कर दिए हैं। अब देखें इंशाल्लाह इसराइल के पास इसका ना कोई जवाब है। अब जो जनरल असम्बली में जिस तरह से इसकी दुर्गत बनेगी, ये तन्हाई है, हर जगह इसके ऊपर थू थू होगी, पता लगेगा जो इसने सारी अपनी बुनियाद बनाई हुई थी, मजलूम जी कि हम पर बड़ा जुल्म हुआ था दूसरी जंग अजीम में, और हमें मारा गया था, और फिर ये इसलिए हमें एक अलग रियासत चाहिए थी, या हमें अलग इलाका चाहिए था, इसलिए हमें यहाँ बात किया गया, और बढ़ते बढ़ते हमने सारा 90% फ़लस्तीनी वो पूरा मुल्क हड़प कर लिया। अब क्या होगा? अब ये वो मजलूमियत का कार्ड वहां नहीं चलेगा कि आप जो 70 साल पहले अगर आप कहते हैं जो आपके साथ हुआ था, तो अब आप दूसरों के साथ वो कर रहे हैं, दूसरों को इस तरह से मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, तो ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है? इसका जवाब देना होगा। अब मैं जल्दी से, क्योंकि बड़ी अहम बातें हैं, वीडियो मुझे पता है लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वेंग यी ने जो कहा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, वो सुनिए। चीन ने कहा कि जो कुछ हुआ इसने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि 2 रियासती हल की बुनियाद पर ही एक पायदार तस्वीर किया जा सकता है, कि इनको अलग रियासत दे दो फ़लस्तीनियों का, खुदा का वास्ता है। अच्छा जी, अब फ़लस्तीन पर होने वाले सलामती कौंसिल का ये तीसरा इजलास था। इससे पहले बुध के रोज़ होने वाले इजलास में अमेरिका ने कौंसिल को बयान जारी करने से रोक दिया था, जिसमें गजा की हालिया सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया था और दुश्मनी के फौरी खात्मे का मुतालबा किया गया था। इसको अमेरिका ने रोका। अब सलामती कौंसिल के इतवार के रोज होने वाले इजलास की सरबराही वेंग यी ने की। चीन ने इसकी सदारत की, इसकी सरबराही की, जिसके दौरान खत्ते में जारी तनाज़ा मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार करने के इम्कान के बढ़ते हुए खतरात का मुजाहरा किया गया। और चीनी अहदेदार ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए, अमेरिका को धोते हुए, छितरौल करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल के कांधे पर बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन अफसोस, अब यहां देखिए अमेरिका पर
अफसोस के सिर्फ एक मुल्क की राह में हायल रुकावट करने की वजह से कौंसल हम आवाज होकर बात नहीं कर सकती। सिर्फ एक मुल्क, यानी जो अमेरिका वीटो कर देता है, सिर्फ एक मुल्क ऐसा है अमेरिका जो हठधर्मी दिखा रहा है। फिर फलस्तीनी वजीर खारजा की बात सुनना भी जरूरी है। उन्होंने इजलास में अपनी कम्युनिटी की दरीना शिकायत पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को याद दिलाया कि इसराइल को हमेशा फलस्तीन के अवाम के साथ की गई ज्यादतियों और मजालिम से बच निकलने की इजाजत दी गई, यानी अमेरिका हमेशा ये करता है। और फलस्तीन के वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल का दिफा करने वाली ताकतों की सरजनिश की, जिसने पूरे पूरे खानदानों को नींद की हालत में कत्ल करने के लिए इसकी हौसला अफजाई की कि मारते रहो, नींद में इन खानदानों को फना कर दो, मार दो, हम तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, इसराइल तुम जो मर्जी करते रहो। फलस्तीनी वज़ीर खारजा ने कौम मुत्तहिदा के अरकान से 2 सवालात का जवाब देने को कहा कि फ़लस्तीनी अपने दिफा के लिए क्या करने का हक रखते हैं, बता दें वो क्या करें। जब उनको इस तरह उनके ऊपर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, वो क्या करें, अपना दिफा कैसे करें, ज़रा ये बता दें। क्या इनके इक़दाम को अपने दिफा के तौर पर देखना चाहिए या दहशतगर्दी के तौर पर? जब वो पत्थर मारते हैं तो क्या है, वो अपने दिफा है या दहशतगर्दी है? इसी तरह से नॉर्वे और आयरलैंड ने मीडिया पर इसराइली हमले की भी मजम्मत की। बाकी आगे तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं आपको सिर्फ अब 1-2 चीज़ें और बता रहा हूँ कि किस तरह से अब ये जो इसराइल है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें तन्हाई का शिकार होता नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देखिए कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंट्री ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल से गजा में फ़ज़ाई हमले में तबाह की इमारत में हमास के काम करने के सबूत तलब किए हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किए। ये तो उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से बयान दे दिया, बड़ा जुर्रतमंदाना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो मामला गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की चीफ प्रोसिक्यूटर फोटो पिनसोदा से मुतालबा किया है कि गजा में मीडिया के 20 से ज़्यादा दफातर पर इसराइली बमबारी को गजा और मगरबी किनारे के हालात की तफ्तीश में शामिल करके जंगी जुर्म की वजाहत करें, जंगी जुर्म की। अच्छा, फिर जानबूझकर मीडिया के दफातर को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। ये अब पिटिशन चली गई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। इसराइली फोर्सेस जानबूझकर मीडिया के इदारों को तबाह करके ना सिर्फ न्यूज़ ऑपरेशन से मुतालिक आलात को नाकाबिल कबूल नुकसान पहुंचाया, बल्कि तनाज़े की मीडिया में रुकावटें पैदा कर रही है, जिससे आम आबादी पर बरह रास्त असरात पड़ते हैं। ये इस दरखास्त में कहा गया है। अब ये सिस्टमैटिक है, उन्होंने सबूत दिया है कि ये बाकायदा, ये नहीं कि अचानक ये मीडिया को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ताकि ये इसराइल के खिलाफ कोई राय में ना बन सके, वहां जो कुछ हो रहा है दुनिया दिखा ना सके। क्या किया, वो कहते हैं कि जी हमने अब कह दिया, हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसिक्यूटर से मुतालबा करते हैं कि वो तयन करें कि क्या ये फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जंगी जराइम हैं। अच्छा, RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल की जानिब से मीडिया के दफातर पर पहला हमला, यानी ये कोई पहला नहीं था, पहले इन्होंने क्या किया, पहला हमला 12 मई को किया गया, जब गजा सिटी में 10 मंजिला अल जवाहिर टावर को तबाह किया गया, जहां फलस्तीनी डेली न्यूज़ अखबार और टीवी चैनल अल अराबी समेत मीडिया के 14 दफातर थे। फिर इसराइल ने अगले रोज गजा सिटी में अल शरूक टावर को तबाह किया, जो 14 मंजिला इमारत थी, जहां अल-अक्सा और टीवी समेत मीडिया के 7 इदारों के दफातर कायम थे। फिर 15 मई को इसराइल ने गजा में एक कसीर मंजिला इमारत को निशाना बनाया था, जहां अल जजीरा और अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस समेत दीगर बैनुल-अक़वामी मीडिया के दफातर भी तबाह हो गए थे। तो ये देखिए, एक के बाद एक को निशाना बनाया। और इससे क्या साबित होता है कि ये चाहते ही नहीं कि वहां से कोई रिपोर्टिंग हो सके, वहां से कोई हकीकत दुनिया को पता लग सके। और शोर उठा आखिर में जब एसोसिएटेड प्रेस, जो कि अमेरिका का इदारा है, जब उसको निशाना बनाया गया, तब ज्यादा हाईलाइट हुआ मामला, वरना उससे पहले भी ये मीडिया को मुसलसल निशाना बना रहे थे, इमारतों को निशाना बना रहे थे, ताकि कोई भी खबर वहां से निकल ना सके कि हम किस तरह से लोगों को मार रहे हैं। तो जनाब, ये अब तक की तफसीलात हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि मेरी रहनुमाई हो कमेंट्स में कि आप वाकई समझते हैं कि OIC पीछे रह गई और तुर्की और पाकिस्तान लीड कर गए हैं। क्योंकि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का एक दफ़ा फिर ये बयान आया है कि अलग से ये उन्होंने कहा है कि OIC अगर काम नहीं कर रहा तो फिर हम ख्याल इस्लामी मुल्कों का एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए फ़लस्तीन की खातिर। ये उनका ताज़ा बयान आया है और वो ग्रुप बनता हमें नज़र आ रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि वज़ीर ख़ारजा शहमद क़ुरैशी तुर्की से फिर फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा को साथ लेकर, सूडान के वज़ीर ख़ारजा को साथ लेकर अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पर जनरल असम्बली का इजलास है कि OIC अगर उस तरह से मुसलमानों की आवाज़ नहीं बनती तो चलो हम जो मुल्क साथ मिलते हैं उनके साथ तो आगे बढ़ें। और चीन ने जिस तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ बात की है, अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की है और अमेरिका को धोया है कि पहले भी कि आप ये इजलास ही उन्होंने देना चाहते हैं, आप हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं और ये नहीं होना चाहिए। 2 रियासती हल की तरफ गए हैं, वो कहते हैं हम जहाँ तक हो सके करेंगे। अभी जनरल असम्बली का इजलास बुलाना, वहाँ पर भी वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे। तो ये एक ब्लॉक कहले बन रहा है। ये ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करें।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चूँकि ये चैनल आपकी सपोर्ट से ही चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।